वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मुख्य परीक्षा जो कि आगामी अप्रैल मई माह में संभावित है, इस एग्जामिनेशन को दृष्टिकोण में रखते हुए हम लोगों ने स्पेशल प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज शुरू किया है। इसके तहत 3 प्रैक्टिस सेट पहले ही हम लोग कर चुके हैं। आज चौथे प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हैं। पूरे 100 प्रश्नों का ये सेट होगा, जिसका कि पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल होगा। इससे पहले के जो तीनों सेट हैं उसका भी पीडीएफ और डिटेल सॉल्यूशन वीडियो टेलीग्राम के साथ साथ जो एसआई 2213 मेंस की तैयारी नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है उस पर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा सेट आपको एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज पर आधारित है, जो बीपीएसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। इस सेट का जो है कट ऑफ रखा गया है, यदि आप जनरल कैटेगरी के यानी क्यूआर कैटेगरी के मेल हैं तो 69 प्लस क्वेश्चंस रखा गया है। उसी के अकॉर्डिंग आप 5 से 7 क्वेश्चंस फीमेल और बाकी की कैटेगरी भी आप भी देख लीजिएगा कि आप कितना लाते हैं, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो के अंत में कि आपने आज के सेट में कितना स्कोर किया है। चलिए, आज के सेट का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा देती है, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या पीट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एंथ्रासाइट। आपको पता है कि एंथ्रासाइट जो होता है कोयला का सबसे उत्तम कोटि होता है, और उसमें 86 से लेकर के 97% तक कोयला होता है, और ये जो है प्रति इकाई सबसे अधिक मात्रा में ऊष्मा देती है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, विटामिन बी1 घाव को भरने में सहायक होता है, विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है, और विटामिन डी हमारी अस्थियों में उपयोगी होता है। हमको यहाँ पे देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो जो असत्य हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायक होता है, ना कि रोगों से लड़ने में सहायक होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी सबके सब सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किस कारण होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का परिक्षेपण। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से आंखों का कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। आपको पता है किसी का आंख काला होता है, किसी का हल्का नीला होता है, किसी का भूरा होता है, तो वो किसके कारण होता है। तो वो जो होता है उसका कारण होता है वो परितारिका। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आंखों का रंग परितारिका नामक संरचना के में रंजकता यानी कि जो उसमें जो कलर वगैरह होते हैं उसके कारण उत्पन्न होती है। यह नियंत्रित करने में मदद करता है। आंखों में कितना प्रकाश प्रवेश करता है इसका भी यही नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में उपयोग में लाई जाती है। हृदय, वृक्क, यकृत या फेफड़ा। जो किडनी होता है उसी का काम होता है कि पूरे बॉडी का जो है मतलब कि जितने भी गंदे पदार्थ है उसका एक्सकर्शन करना। ठीक है ना, तो उस आधार पर जब वो ख़त्म हो जाता है या काम करना बंद कर देता है किडनी, तभी जाकर के आपको डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, वृक्क। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रकाश परिवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक अवशोषण या ध्रुवन घूर्णन। जो जितना भी ऑप्टिकल फाइबर्स होता है यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं वो सब के सब जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है ना, जो मृग मरीचा वगैरह होता है सेंट्स वगैरह क्षेत्रों में, तो वो भी आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही काम करता है। इसमें क्या होता है आपको कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में कि जब किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में, आपको सघन है डेंसर है उससे विरल में जा रही है, तो क्या होता है कि आपतन कोण के कांतिक कोण से अधिक हो। जब आपतन कोण और कांतिक कोण से अधिक हो जाता है तब आपके क्या होता है कि अपवर्तन नहीं होकर के पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है ना, इसी कारण वो ज़्यादा चमकीला हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि पिनकोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। घनत्व, विकिरण तीव्रता, भूकंप तीव्रता या फिर उच्च ताप। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, घनत्व मापने के लिए किया जाता है पिनकोमीटर का, जबकि उस ताप का मापने के लिए किया जाता है पायरोमीटर। ठीक है ना, पायरोमीटर का किया जाता है। उसके बाद विकिरण तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है आपको फोटोमीटर। ठीक है ना, फोटोमीटर। और जो भूकंप तीव्रता का क्या हो जाएगा, सिस्मोमीटर। ठीक है ना, जो सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर जो भी बोलिए, सिस्मोग्राफ। ठीक है ना, तो घनत्व मापने के लिए आपको किसका प्रयोग किया जाता है, तो पिनकोमीटर का। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 7 का। अगला प्रश्न देख लीजिए, पारावैंगनिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। 4 ऑप्शन है, इतना से देख लीजिए। अवरक्त, गामा, एक्स या अंतरिक्षीय किरणें। तो पारावैंगनिक किरण जो होती है उसकी ऊष्मा जो होती है अवरक्त किरणों से अधिक होती है, लेकिन गामा और एक्स किरण से कम होती है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। पारावैंगनिक किरणों की ऊर्जा जो होगी अवरक्त किरण से अधिक होगी, लेकिन गामा और एक्स किरण से आपको कम हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लीजिए, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम जो है लवण का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड या पोटास अलम।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पोटासिलम। पोटासिलम को फिटकिरी कहा जाता है। अमूमन जो पुरुष होते हैं जब वो दाढ़ी बनाते हैं, जब कट वगैरह जाता है, कहीं पर स्क्रैच वगैरह आ जाता है, कट जाता है, तब उसका इस्तेमाल किया जाता है फिटकिरी का, वही पोटासिलम अलम होता है जो कि एल्युमिनियम का लवण होता है। K2SO4 Al2SO4 22H2O इसका जो सूत्र होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि समान वयस्कों में खाली पेट में ग्लूकोज का कितना स्तर होता है। जब आदमी जो होता है अपना डायबिटीज चेक करवाने जाता है, शुगर चेक करवाने जाता है, तो जो खाली पेट होता है, एक होता है वो खाली पेट और खाना खाने के बाद, दो तरह का टेस्ट होता है, ठीक है ना, ग्लूकोज में। तो खाली पेट में कितना स्तर रहेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 से 99 mg/dl, ठीक है ना, इसका मात्रक हो गया, इतना रहेगा खाली पेट। और जो खाना खाने के बाद जो होता है वो 140 mg/dl से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो खाली पेट आपको 70 से 99 के बीच होना चाहिए। और रक्तता किसकी कमी के कारण होता है, जिसको खून की कमी बोलते हैं? राइबोफ्लाविन, थायमीन, फॉलिक एसिड या नियासिन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फॉलिक एसिड, ठीक है ना। फॉलिक एसिड प्राकृतिक रूप से जो है B11 विटामिन में भी पाया जाता है, ठीक है ना। इसकी कमी से आपको जो है और रक्तता या खून की कमी आती है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है? मेलानिन, रेडोप्सिन, आयोडोक्सिन या एंथ्रोसिन। जो मेलानिन होता है यही मानव त्वचा को रंग देता है, ठीक है ना। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 13। एक मात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है? गौरैया, कोयल, साइबेरिया सारस या गुंजन पक्षी। जो हमिंग बर्ड है, गुंजन पक्षी है, यही जो है पीछे की ओर उड़ती है। निम्न में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? डार्विन, मेंडल, लेमार्क या जोहानसन। तो मेंडल को आपको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्राकृतिक में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन से खनिज में पाया जाता है? एस्फेलेराइट, हेलाइट, टेल्क या सिल्वाइट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हेलाइट। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा धातु उनके अयस्कों का सही मेल नहीं है? कॉल्वेराइट सोना, मेलेकाइट तांबा, ये दोनों सही है। स्मेलेटाइट कोबाल्ट, ये भी सही है। मिलेराइट ये यूरेनियम नहीं होगा, ये हो जाएगा आपको निकिल हो जाएगा, ठीक है ना, निकिल हो जाएगा। तो इस आधार पे जो है ऑप्शन सी जो है मिलेराइट यूरेनियम का, ये मैच गलत है। अगला प्रश्न देख लीजिए, उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो क्या करता है? अभिक्रिया को दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, अभिक्रिया को दर को प्रभावित नहीं करता है, या उपयुक्त से कोई नहीं। नॉर्मली जो भी कैटलिस्ट होते हैं वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दहन किस प्रकार की प्रक्रिया है? आइए ऑप्शन देख लीजिए, जैविक, रासायनिक, भौतिक, या बी बोल रहा है कि मतलब कि डी बोल रहा है B+C दोनों। तो दहन जो है ये आपको रासायनिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कांसा निम्न में से किसका मिश्र धातु है? कांसा जो होता है कॉपर प्लस SN, ठीक है ना। तो इस आधार पे देख लीजिए इसका जो सही उत्तर बनेगा 19 का बन जाएगा तांबा और टिन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है 88 और 12%, 88 और 12% का जो होता है कांसा, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं, कॉपर 88% और 12% जो होता है आपको SN टीन रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा एक आभासी बल का उदाहरण है? ठीक है ना। अपकेंद्री, अभिकेंद्री प्रतिक्रिया बल या नाभिकीय बल। अभिकेंद्री तो सेंट्री पीटल फोर्स हो गया, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अपकेंद्री बल हो जाएगा वो आपका आभासी बल हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म में समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़ करके महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग कौन थे? जो बौद्ध धर्म का दुर्भाव हुआ था वो हुआ था जब हिंदू या सनातन धर्म के अंतर्गत जो कर्मकांड काफ़ी वर्ग गए थे, तो उसी के प्रतीक स्वरूप इसका मतलब कि इस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था, ठीक है ना। तो हिंदू से ही ये निकल के बने थे बौद्ध धर्म। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था कि जो स्त्रियों और शूद्रों का जो है काफ़ी दमन किया जाता था, तो उनको इन्होंने शामिल किया था बौद्ध धर्म में, और इसी के कारण ये काफ़ी प्रचलित भी हुए थे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा कि स्त्रियों एवं शूद्रों को, इन दोनों वर्गों को जोड़ के बौद्ध धर्म जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? महाबलीपुरम मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो पल्लव राजवंश, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 22 का बी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए, सूफी आदेशों को, यहाँ पे बोला गया है सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? चिश्ती, औलिया, सिलसिला या फिर सुहारवादी। जो सूफी आदेश होते हैं उसको सिलसिला के नाम से जाना जाता था। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से प्राप्त हुआ था? अहमदनगर, विजयनगर, बाजीपुर या गोलकुंडा। ऑप्शन डी हो जाएगा गोलकुंडा। 1850 ईस्वी में जो है इसको भेज दिया गया था, जब आपका डलहौजी का शासनकाल था, तो आपको इंग्लैंड भेज दिया गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए,
निम्नलिखित में से किसको अपने समकालीन मुगल बादशाह में मिलाना गलत है? राणा सांगा अकबर, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, जुझार सिंह शाहजहां और जसवंत सिंह औरंगजेब। तो आपका ऑप्शन ए ही आपको राणा सांगा आपको अकबर नहीं थे, बाबर के शासनकाल में इनका था और 1482 से लेकर के आपको 1528 जो है राणा सांगा का आखिरी युद्ध हुआ था, इसमें पराजित हो गया था राणा सांगा बाबर से। आगे देख लीजिए, अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल कौन नहीं है? मजहर की घोषणा घोषणा 1579, जजिया कर समाप्ति 1564, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1562 और इबादत खाना की स्थापना 1582। आपका मजहर की घोषणा 1507 सही है, जजिया कर समाप्ति 1564 ये भी सही है, लेकिन तीर्थ यात्रा कर समाप्ति नहीं, ये हो जाएगा 1563 हो जाएगा, ठीक है ना। और जो यहाँ पे है इबादत खाना की स्थापना, ये 1500 जो हो जाएगा इबादत खाने की स्थापना 1575 हो जाएगा। तो इस आधार पर देख लीजिए 3 और 4 स्टेटमेंट गलत है, 1 और 2 ही सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए कि वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हेमचंद्र, वस्तुपाल, भद्रबाहु या हरि विजय सूरी का अकबर बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, ये जैन मतलब कि संत थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों में से किस क्रम में अपने व्यावहारिक केंद्र का स्थापना किया था? सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, इसमें से आपको मैच करना है। तो सबसे पहले जो है सूरत का स्थापना 1613 में किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद आप देख लीजिए मद्रास का जो है 1639 में किया गया था। बम्बई मतलब व्यापारिक केंद्र का स्थापना, बम्बई में व्यापारिक केंद्र का स्थापना जो है आपको ये सब के सब 1500 हो जाएंगे, ठीक है, देखना। हाँ 1600 और 16 मतलब बम्बई में 1687 हो जाएगा और कलकत्ता सबसे अंत में करते हैं 1698 में करते हैं, 1698 में करते हैं। तो इस आधार पर ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 28 का, कि अंग्रेजों का व्यापारिक कोठी स्थापित करने का क्रम जो हो जाएगा सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। अगला प्रश्न देख लीजिए, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में से किसके पास था? नादिर शाह का आक्रमण जो है 1739 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, और उस समय दिल्ली का जो शासन था वो मोहम्मद शाह के पास था। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? नील दर्पण का सबसे पहले लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा, ठीक है ना, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवादन किया गया था आपको मधुसूदन दत्त के द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है? ताना भगत जो थे 1914 में जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तत्कालीन बिहार राज्य से, छोटा नागपुर तत्कालीन बिहार राज्य से। तो इस आंदोलन में जो उरांव जाति का काफ़ी ज़्यादा योगदान था, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न में से कौन सी थी? सत्य, अहिंसा, धर्म, सत्याग्रह। यदि आप प्रथम दृष्टया देखिएगा तो लगेगा सारे के सारे होंगे, लेकिन नहीं, सत्य और अहिंसा ये इनके सबसे बड़े जो हैं शिक्षाएं थी। तो इस आधार पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ऐतिहासिक मिलन हुई थी? सूरत, कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है लखनऊ, ठीक है ना। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लीग और कांग्रेस दोनों का मिलन हुआ था और जो है उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एसी मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। गांधी जी की खादी को किसका प्रतीक मानते थे? औद्योगिकरण का, आर्थिक स्वतंत्रता का, आर्थिक वृद्धि का या नैतिक पवित्रता का? तो गांधी जी खादी को जो है आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे, ठीक है ना। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1921 के विजयवाड़ा सत्र में जो है महात्मा गांधी द्वारा खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था और इसे कांग्रेस के विजयवाड़ा सत्र यानी कि 1921 में पदोन्नत किया गया था, ठीक है ना, 1921 में। तो इसको भी याद रखिएगा, विजयवाड़ा 1921 कांग्रेस के अधिवेशन में। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? ग्लोबलाइजेशन अक्सर जो है व्यापार के टर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण या फिर अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। ऑप्शन सी हो जाएगा कि जब आपको घरेलू और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था एक साथ मिल जाते हैं। और वैश्वीकरण शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम 1980 के दशक में किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार या उपयुक्त सभी?
ऑल ऑफ दीज, यानी कि उस देश का आर्थिक विकास इन सभी चीज़ों पर निर्भर करता है। वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन कितनी है, पूंजी कितना है, बाजार का आकार क्या है, सब के सब पर डिपेंड करेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, घटिया वस्तु के संबंध में मांग का आय सापेक्षता कैसी होती है? घटिया वस्तु की मांग जो होती है क्या होती है, उसका आय सापेक्षता ऋणात्मक हो जाती है। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है? मनोरंजन कर, संपत्ति कर, आयकर या निगम कर? देखिए, निगम कर, संपत्ति कर, आयकर ये सब के सब केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, जबकि मनोरंजन कर राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 40। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? पूंजीवादी, परंपरागत, अधिकार या समाजवादी? तो समाजवादी पर आधारित है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? संध्या का प्रकाश, उदयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, या फिर सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना? ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका? देखिए, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ये सब तो आपको सौरमंडल के हो जाए, लेकिन निहारिका जो है सौरमंडल से बाहर की चीज़ है। इनफैक्ट निहारिका के अंदर बहुत सारे तारे हैं, उसमें हमारा एक है सौरमंडल है, तो निहारिका जो हो जाएगा ये सौरमंडल का भाग नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि बृहद यानी कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री, सह्याद्री, असम हिमालय या फिर शिवालिक? जो हिमाद्री है इसी का दूसरा नाम, या बोल सकते हैं कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम आपको हिमाद्री आ जाता है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देश के साथ लगती हैं? 2, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देश के साथ लगती है, ये हैं आपको बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। तो इस आधार पर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लीजिए, कुल्लू घाटी किसके बीच अवस्थित है? लद्दाख, पीर पंजाल, रंजोती, नागटीवा, लेसर हिमालय, शिवालिक या धौलाधर, पीर पंजाल? इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा का प्रारूप प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, लवणीय, अम्लीय या संतुलित? जो लेटराइट मिट्टी होती है इसमें चूना की मात्रा नहीं होती है, इस कारण इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय हो जाती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 47। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? मानसून का, महासागरीय धाराओं का, भूमध्य रेखा का सानिध्य या हिंद महासागर का स्थिति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको महासागरीय धाराओं का प्रभाव भारतीय मानसून पर नहीं पड़ता है। भूमध्य रेखा की सानिध्यता का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। हिंद महासागर से आपको मानसून की उत्पत्ति होती है और मानसून का तो प्रभाव पड़ता ही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आपको महासागरीय धाराओं का यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी धाराएं आते हैं मुख्य तौर पर उसको हिमालय से टकरा करके लौट जाती हैं, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत में निम्न में से किस नदी को खुला नाला भी कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, गंगा, कोसी, यमुना या नर्मदा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यमुना। यमुना में इतनी ज़्यादा मात्रा में गंदगी है कि इसको खुला नाला भी कहा जाता है। 49। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? ये अभी हाल में करंट का भी दर्जा इसको मिला था, ठीक है ना। आपको पता है कि जो तमिलनाडु क्षेत्र है वहाँ पर समुद्री गाय को पशु का भी दर्जा दिया गया था, और ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। भारत में कितने पारिस्थितिक हॉट स्पॉट हैं? 4, 7, 11 या फिर 15? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 50 का ए, ठीक है ना। भारत में जो है 4 पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिसमें कि पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या नीति निर्देशक तत्व? जब हम प्रस्तावना को पूरा पाठ करते हैं तो प्रस्तावना में ही है जो है संविधान का एक तरह से पूरा आईना मिल जाता है, तो वहीं पर जो है लोकतंत्र का आदर्श हमको प्रस्तावना में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस संविधान से ली गई है? ब्रिटेन, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया? तो यूएस से ली गई है न्यायिक समीक्षा का, ठीक है ना। 53। कोई राज्य उस अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? मैकियावेली का, मैकाइवर का, जेएस मिल का या फिर लॉस्की का? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉस्की। लॉस्की जो थे वो ब्रिटेन के एक राजनीतिक चिंतक थे। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में आपको लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल के सदस्य का लोग भाग लेते हैं, लेकिन राज्य जो है विधान परिषद के सदस्य यहाँ पे भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य, विधानसभा के मनोनीत किए गए सदस्य यानी कि विधान परिषद हो जाएगा, तो उसके सदस्य में भाग नहीं लेंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं? संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के चुने हुए सदस्य लाते हैं, और दिल्ली पांडिचेरी के सदस्य भी यहाँ पर भाग लेते हैं। लेकिन कौन भाग नहीं लेते हैं? तो विधानसभा यानी जिसको हम बोलते हैं विधान परिषद मनोनीत सदस्य यानी विधान परिषद के सदस्य। अगला प्रश्न देख लीजिए कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने का सक्षम निकाय कौन है? नागरिकता के संबंध में कोई भी जो है सुप्रीम फैसला होता है, अल्टीमेटली उसमें संशोधन वगैरह जो भी होता है वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद 11। 56। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? 166, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 163? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 167।
यहाँ पे मुख्यमंत्री को राज्यपाल को किसी भी चीज़ की सूचना देने के संबंध में जब जिक्र आता है तो वहीं पे मुख्यमंत्री के कार्यों का पूरा विवरण दिया जाता है। तो अनुच्छेद 167 हो जाएगा 56 का, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 57, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? सरकारिया आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमंडल आयोग या के संथानम आयोग? तो सरकारिया आयोग जो है इसी के सिफारिश के आधार पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था अनुच्छेद 263 के तहत, ठीक है ना। और सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था वो 1983 में किया गया था। 1987 में इसने रिपोर्ट दिया था, ठीक है ना। 1987 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था। सरकारी आयोग का गठन जो है 1983 में किया गया था। 1987 में इन्होंने रिपोर्ट दिया और 1988 में इस रिपोर्ट का पब्लिकेशन किया गया था। तो बीपीएससी पीटी में पूछा गया था कि सरकारी आयोग का रिपोर्ट पब्लिकेशन कब हुआ था? तो 1988 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 58, ठीक है। बोल रहा है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? आपको पता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से लागू है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। लेकिन इसको अधिनियमित कब किया गया था? 15 अगस्त 2004, 15 मार्च 2005, 15 जून 2005 या 15 अगस्त 2005? तो 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था। और लागू कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष? आपको पता है कि वर्तमान में भारत भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य का अपना टर्म कर रहा है। तो नॉर्मली जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका टर्म 2 साल का होता है। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका तो कोई टर्म ही नहीं होता है, वो तो जीवन पर्यंत रहेंगे जब से इसका संगठन हुआ है। लेकिन अस्थायी सदस्य जो होते हैं 2 वर्ष के रोटेशन पर वो उनका कार्यकाल समाप्त होता है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा या क्षेत्र पंचायत? जो ग्राम सभा है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण होता है भारत में। और ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? उस पंचायत के अंतर्गत जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, ठीक है ना, वो सब के सब ग्राम सभा के सदस्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि क्रीमी लेयर का तात्पर्य किससे है? शिक्षा के स्तर से, ठीक है ना। उसके बाद आय के स्तर से, सामाजिक आधार पर वर्गीकरण से या उपयुक्त सभी से। क्रिमिनल आपको पता है कि जो आरक्षण होता है ओबीसी को दिया गया है 27%, तो उसके अंतर्गत जिनकी आय ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उनको क्रिमिलियर बनाया गया है। जिनकी आय कम है उसको नॉन क्रिमिलियर बनाया गया है। और क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर के सर्टिफिकेट के लिए आप लोग भी एग्जाम तैयारी करते हैं तो काफ़ी इसमें चीज़ों से रूबरू होते हैं। तो क्रिमिलियर का तात्पर्य किससे हो जाएगा? आय के आधार पर वर्गीकरण से, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद या संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश? ये प्रश्न भी आपको बीपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राज्यपाल, ठीक है ना। 62 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए क्या होता है, संविधान की अनुच्छेद 233 के ए के अनुसार जो है किसी राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य का राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, मुंशी प्रेमचंद्र की पुस्तकें नीचे है, इनमें से कूट करना है कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं। सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, लेकिन गार्डनर नहीं होगा। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2, 3। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, किस देश को दुनिया का कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? आइसलैंड, न्यू नॉर्वे या उनमें से कोई नहीं। जो भूटान है उसको माना जाता है कार्बन निगेटिव देश, तो नहीं है ऑप्शन, इसलिए इसका डी हो जाएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो भारत में पारित किया गया था वो 1986 में किया गया था, ठीक है ना। वहीं पर आप बात कीजिएगा कि वन संरक्षण अधिनियम का पारित किया गया था, तो ये 1980 में, ये वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना। और संरक्षण हो जाएगा। और देख लीजिए जो आपका 1972 में किया गया था वो वन्य जीव संरक्षण, ये वन जीव, ठीक है ना, इसको आप समझिए ध्यान से। 1980 में पहले वन संरक्षण, यहाँ पे वन संरक्षण, यहाँ पे 1972 में वन जीव संरक्षण और 1986 में आपको पर्यावरण संरक्षण आया था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सेन सूचकांक का संबंध किससे है? निर्धनता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या शिक्षा? अमर्त्य सेन की बात की जा रही है, भारत के प्रख्यात नोबेल पुरस्कार विजेता। तो ये जो अपना सिद्धांत दिए थे, ये दिए थे आपको निर्धनता के समय में संबंध में। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से हमको देखना है कि कौन से सार्वजनिक ऋण के घटक हैं। सार्वजनिक उधारी, भारत सरकार की बात की जाए ट्रेजरी बिल या फिर आरबीआई द्वारा जारी प्रतिभूति। तो निम्न में से कौन से सार्वजनिक ऋण के घटक हैं? तो सब के सब हो जाएंगे 1, 2, 3।
19 अगस्त 2020 को कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था? 5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। लेकिन अब इस डाटा को हम लोग अपडेट करेंगे। ये 2020 की बात, अब हम 2021 की बात करते हैं। 2021 में कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो अब ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी नहीं रहा है, अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अब 2021 की बात हम लोग करेंगे तो 2021 में कुल 12 व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना, जिसमें कि नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, ये सब कुछ हैं। तो कुल 12 व्यक्तियों को किया गया था और इनके पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 25 लाख है, ठीक है। हाल ही में किसानों को क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? एक्सिस, एसबीआई, आईसीआईसीआई या पीएनबी? तो ये आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ऐसा पहली बार किया गया है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल के बीच में सीमा बनाती है? सांकोसी, तीस्ता, दिहांग या दिबांग? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सांकोस नदी। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, अबू धाबी, सऊदी अरब या नई दिल्ली? अबू धाबी में है। वहीं आप गुरुग्राम में बात कीजिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी की बात की जा रही है तो अबू धाबी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि जियोग्राफिकल इंडेक्स, जिसको जीआई टैग बोलते हैं, कृषि उत्पत्ति और विकास के संबंध में किसे कानूनी संरक्षण प्रदान करती है? भूमि, औजार, उत्पाद या अपशिष्ट? तो कृषि उत्पाद को, ठीक है ना। जैसे आपको बिहार का मखाना हो गया, जर्दालू पान हो गया, ठीक है ना, इस तरह से आपको कतरनी चावल हो गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी, तो ये क्या है? फास्ट ट्रैक, नॉन गजेटेड संगठन, केंद्र सरकार का मंत्रालय या निजी कंपनी? तो ये एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है जो कि पर्यावरण के मुद्दों पर जल्दी से निपटान करती है किसी भी कानूनी पचड़ा को। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? 1925, 1930, 1932 या फिर 1935? तो 1930 में इसकी खोज की गई थी। प्लूटो ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो क्लॉड टॉम्बे के द्वारा किया गया था और 2006 में इसे बोना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था। फ्री स्टाइल शब्द किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस, खो खो, तैराकी या कबड्डी? जो फ्री स्टाइल है इसका संबंध आपको तैराकी से है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या रावी? तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है उसको सुबनसिरी बोलते हैं, ठीक है ना। सुबनसिरी, धनसिरी, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1947, 48, 51 या 56? प्रथम बार 1948 में जो है प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतर प्रमुख साधन क्या है? प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत में तो कुआं, नहर, नलकूप या तालाब? तो वहाँ पे तालाब से अधिकतर सिंचाई होती है, जिसमें कि तमिलनाडु फेमस है। और जो उत्तर भारत है, खासकर उत्तर प्रदेश, वहाँ पे आपको नलकूप से सिंचाई होती है। अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? राइफल शूटिंग, तैराकी, तीरंदाजी या कबड्डी? तो इनका संबंध हो जाएगा आपको राइफल शूटिंग से। अगला प्रश्न देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 21 फरवरी, 10 फरवरी या फिर 14 सितंबर को? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के विपरीत भुजाओं पर डाले गए लंब के प्रतिच्छेद बिंदु को उस त्रिभुज का कौन सा बिंदु कहेंगे? त्रिभुज हो गया, अब लंब प्रतिच्छेद, ठीक है ना, लंब प्रतिच्छेद है तो ये यहाँ पे जो मिलान होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब केंद्र बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस आधार पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 81 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लंब केंद्र। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे हमको साइन 5 थीटा बराबर कॉस 20 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू आपको 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो साइन 5 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 5 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, कॉस 90 माइनस 5 थीटा लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 5 थीटा। और इधर तो आपका कॉस 20 डिग्री है, ठीक है ना। साइन 5 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? और इधर क्या है? कॉस 20 डिग्री है, कॉस 20 डिग्री है, ठीक है ना, 20 डिग्री है, तो कॉस कॉस कट जाएगा इधर। अब बच गया हमारे पास 90 डिग्री माइनस 5 थीटा बराबर 20 डिग्री। तो 5 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? इधर जाएगा माइनस प्लस 70 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री बराबर 5 थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 14 डिग्री। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि यहाँ पे एक द्विघातीय समीकरण दिया गया है और मूल अल्फा बीटा है, तो R1 प्लस अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा? तो चलिए इस 1/5 अल्फा और 1 प्लस 1/बीटा को क्या करिएगा? इसको आप एलसीएम ले लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है ना। और आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है? माइनस b/a हो जाता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाता है। ए कट जाएगा, माइनस b/a, माइनस बी क्या हो जाएगा? -5, और ए कितना हो जाएगा? ए है -7, तो माइनस माइनस कट गया तो 5/7 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसका 5/7 यानी कि ए।
84। यहाँ पे बोल रहा है कि x के पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेष फल क्या प्राप्त होगा। तो x प्लस 1 का मान आप 0 मान लीजिए, x प्लस 1 का मान 0 मानिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब -1 पावर 11 कितना हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। अब +1 यानी कि -1 + 1 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक घन के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। मान लीजिए कि एक घन का आप पहले 1 मान सकते हैं, उसके बाद 1.5 कर दीजिएगा, ठीक है ना, उसका आयतन निकाल लीजिएगा, इसका आप माइनस कीजिएगा, फिर इससे कंपेरिजन कीजिएगा, तो इसका जो कुल बढ़ोतरी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 237.5%, ठीक है ना। इसको आराम से आप लोग कर लीजिएगा, आसानी सवाल है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी धनराशि को एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 120 रुपया, यहाँ पे देख लीजिए, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमको 120 रुपया बता रहा है, यानी कि क्या हुआ कि साधारण ब्याज में तो सिंपल चलता है, यानी कि 60 + 60 यानी कि पहले वर्ष का 60 रुपया और दूसरे वर्ष का भी हमारा 60 रुपया हो गया, ठीक है ना, इस आधार पर। अब देख लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज 129, ठीक है ना। अब 2 वर्ष में जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 9 रुपया है। अतः अब मान लीजिए कि क्या हो, दूसरा वर्ष, पहला वर्ष तो चलिए 60 रुपया दोनों का बराबर है, लेकिन दूसरे वर्ष 9 रुपया का अंतर गया, यानी कि 60 रुपया, ठीक है ना। ब्याज बराबर हम निकाल रहे हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो हमारा ब्याज कितना निकल रहा है, ब्याज निकल रहा है 9 रुपया, ठीक है ना, और मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। क्यों, क्योंकि 2 वर्ष का मतलब कि साधारण ब्याज हमारा 120 रुपया बता रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली पहले वर्ष 60 रुपया और दूसरे वर्ष 60 रुपया, तो पहले वर्ष का तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का बराबर ही रहेगा, लेकिन दूसरे वर्ष की बात हम लोग करते हैं, तो दूसरा वर्ष में क्या हो रहा है कि वो 59 रुपया हो जा रहा है, ठीक है ना, 69 रुपया हो जा रहा है, यानी 9 रुपया बढ़ रहा है, तो यही 9 रुपया क्या है, इसका ब्याज है साधारण ब्याज के टर्म में। तो ब्याज बराबर मूलधन, इसको आप कीजिएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 15%, ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ प्रश्नों को आपको अपने दिमाग लगा के भी करना है, और ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से तो बिहार ऐसा पीटी हुई मेंस में यहाँ पे क्वेश्चंस आपको रहते हैं। 3 कार की चाल आपको इस अनुपात में दिया गया है, समान दूरी तय करने में इन कारों में लगा गया समय कितना होगा। तो आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूरी सबका समान ही है, मान लीजिए कि 1 है, तो आप सबका जो है चाल देख लीजिए, 1/3 1/4 कीजिएगा, इसका सबको पलट के एलसीएम ले लीजिएगा, तो इसका जो आ जाएगा आपका 6 4 3 हो जाएगा। बहुत आसान सवाल, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसका आपको सरलतम रूप करना है 88 का। तो मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं ना, 7 को लिख सकते हैं रूट अंदर 5 + 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, और फिर 2 को हम लिख सकते हैं √5 गुने √2 लिख सकते हैं ना, यानी कि 10 को हम √5 × 10 लिख सकते हैं, तो √5 गुने √2 कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका जो सरलतम रूप हो जाएगा √5 + √2 हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 20 25 30 से भाग देने पर 8 13 और 18 शेष बचे। अब 20 में से 8 कीजिएगा तो 12, 25 में से 13 कीजिएगा तो 12, और 30 में से 18 कीजिएगा तो 12 आपका आता है, जो तीनों का मतलब कि अंतर आता है। अब क्या करना है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 20 25 और 30 से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, 20 25 30 का एलसीएम निकाल लेंगे और उसमें से 12 को घटा देंगे, तो 20 25 30 का एलसीएम आपको 300 आएगा, और 300 में से 12 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 288 आ जाएगा। अब पूछेगा 12 क्यों घटाएं, क्योंकि तीनों में का अंतर जो देख रहे हैं, 20 में से 8 घटाएं तब भी 12, 25 में से 13 घटाएं तब भी 12, और 30 में से 18 घटाएं तब भी 12 आ रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे log 4⁸ और log 8⁴ है, तो चलिए log 4⁸ है। अब इसको यदि हम पलट देंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, जो log है आपको 8⁴ है, तो उसका 20 बदल जाएगा, 4⁴ आ जाएगा, तो ये कट गया, तो एक इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लॉगरिथम से ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि आपको शब्दों का जो क्रम है उसको सजाना है, कौन सा क्रम किस पर आएगा 91 में। तो इसको आप लोग मिलाएगा तो बहुत आसान है, पहले आ जाएगा टी आ जाएगा, ठीक है ना, पहले टी आ जाएगा, फिर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है ना, तो यानी कि 3 2 कहाँ पर आ रहा है, 3 2 आ रहा है, ठीक है ना, आसान है। अगला प्रश्न देख लीजिए, विलुप्त संख्या का पता करना है, इत्मीनान से आप देख लीजिए, 6 16 यहाँ पे क्या होगा, 7 23 17 है, और 8 9 23 है। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को जोड़ना है, जोड़िए 8 और 9 और 30, इसको जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 47, और यहाँ पर भी आप जोड़ दीजिए तो 47 हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे देखिए 16 और 6 22, 22 हो गया। अब 47 में से 22 को घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन 20 का सी हो जाएगा। यहाँ पे 25 भराएगा तब जाके ये 47 हो जाएगा पूरा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक लड़का और एक लड़की एक पार्क में खेल रहे हैं। लड़की के नानी की एकमात्र बेटी, लड़की के नानी की एकमात्र बेटी यानी कि लड़की की माँ, और लड़के के पिता की बहन, ठीक है ना, लड़के के पिता की बहन है। तो लड़की की माँ जो है लड़के के पिता की बहन है, यानी कि ऑब्वियसली लड़का लड़की क्या हो गया, ममेरा भाई हो गया। जो लड़का है लड़की का ममेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ब्लड रिलेशन से है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए, दिए गए विकल्पों में से आपको भिन्न चुनना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पूरे मतलब कि अल्फ़ाबेट को आप लिख लीजिएगा 26 में। तो वहाँ पे देखिएगा पैटर्न क्या है। पैटर्न यहाँ पे जो फॉलो किया गया है उसके अकॉर्डिंग सी नहीं मिलता है। यहाँ पे बोला जा रहा है MN, ठीक है ना, 13 14 16 15, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाकी में क्या है कि पहला मतलब कि पहला जाता है, फिर चौथा आता है, फिर उसके बाद पीछे से चलता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा टर्म है। तो इस आधार पे आपको इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये विकल्प जो है मैच नहीं करता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या है यहाँ पे देख लीजिए, क्या किया गया है कि एक को स्क्वायर करके एक जोड़ दिया गया, ठीक है ना, और फिर 2 को स्क्वायर करके एक घटा गया। तो एक के स्क्वायर को एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप 2 के स्क्वायर को करके एक घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। अब फिर 3 के स्क्वायर कर को एक जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर करके एक जोड़िएगा तो 3 3 9 और एक 10 हो जाएगा। अब फिर मतलब कि 10 का स्क्वायर करके एक घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 100 और एक घटा देंगे तो 99 हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, दी गई आकृति में त्रिकोणों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। त्रिकोण यहाँ पे चूज करना है हम लोगों को, कितना ट्रायंगल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 96 का, वो हो जाएगा 10। टोटल यहाँ पे 10 है, इत्मीनान से आप लोग गिनिएगा तो 10 आपको त्रिकोण मिल जाएंगे 96 का। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि यहाँ पे हमको देखना है कि 96 में कि कौन सा आकृति हमको मैच नहीं करेगा, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से उत्तर में से कौन सा प्रश्न आकृति दिए गए घन पर आधारित नहीं है। दिए गए घन पर आधारित कौन सा आकृति नहीं है। हम हमेशा देखेंगे जब भी आपको घन को फोल्ड करेंगे तो पहला वाला जो आएगा तो ये इसको ढक लेगा, ये वाला आएगा तो इसको ढक लेगा, और ये वाला आएगा तो इसको ढक लेगा। इस पैटर्न पे आप सी में देखिए तो क्या हो रहा है सी में। यहाँ पे आइए कि देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला और जो है आपका हाँ जो आपका देख लीजिए ये वाला तो सही है। चलिए ये वाला किसको ढकेगा, इसको स्टार को ढकेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये वाला और स्टार दोनों साथ में ही दे दिया गया, ठीक है ना। जैसे ही या तो ये रहेगा चाहे ये रहेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों दे दिया गया है, इसलिए जो ऑप्शन 97 का सी ये नहीं बनेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बोल रहा है कि 42 बच्चों की एक कक्षा में रामू का शीर्ष से 16वां रैंक है, अजय रामू से 7 रैंक नीचे है, नीचे से अजय का रैंक क्या होगा। तो 42 बच्चा का रैंक पूरा क्लास है, इसमें से रामू का रैंक जो है कक्षा में क्या है, शीर्ष से 16 है, और अजय का रामू से 7 रैंक नीचे है, ठीक है ना। तो 16 है यहाँ पे, और आप क्या कीजिएगा 7, 16 + 7 कीजिए तो क्या है 23 पहले ही बनता है हमारा, ठीक है ना, 23 बनता है, ठीक है। लेकिन 42 बच्चा का रैंक है तो टोटल हमको क्या करना है कि 42 - 23 + 1 कर देना है। तो इस आधार पर जब हम लोग करेंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लीजिए कि सही आरेख को मिलान करना है हमको कि यहाँ पे गणित, अंक गणित और बीज गणित। गणित देखिए, अंक गणित और बीज गणित दोनों गणित के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो इस तरह पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि एक घन के सभी सतह को नीले रंग से रंग दिया जाए और उसे 64 समान घनों में काट दिया जाए तो कितने छोटे घन हैं जिनका 3 सतह नीला है। देखिए ये क्यूब कटिंग से सवाल आपको बिहार से 17 मेंस में पूछा गया था। तो जब भी 3 की बात होगी ना, 3 की बात यहाँ पे की जा रही है तो वो 8 ही आएगा उत्तर, ठीक है ना। बाकी का भी अलग अलग फॉर्मूला होता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इस आधार पर आज आपने 100 प्रश्नों का एक बेहतरीन सेट देखा। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है ना। और आज के सेट में आपने कितना स्कोर किया है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। हमने कहा था कि यूआर मेल के लिए 69 और उसके अकॉर्डिंग छोटा छोटा कम बाकी कैटेगरी के लिए है। उम्मीद है इतना स्कोर आप बहुत इजी वे में इसको कर लिए होंगे। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।